वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल साइकोलॉजी का वो है एग्रेशन। एग्रेशन ये जो कॉन्सेप्ट है इससे हम सभी बहुत ही अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि ये जो टेंडेंसी है वो हम सब के अंदर किसी ना किसी क्वांटिटी में और किसी ना किसी क्वालिटी में अवेलेबल है। ठीक है, तो बस आज हम प्रॉपरली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट ने एग्रेशन के बारे में क्या बताया है, रियल मायने में है क्या एग्रेशन। बात करें अगर हम अपने इतिहास की, अपनी हिस्ट्री की, तो वह एविडेंट रही है कि अभी तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, ठीक है, पिछले सालों में जितने भी युद्ध लड़े हैं और इसमें जितने करोड़, ठीक है, लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, उन सब के पीछे, उन सब युद्धों के पीछे, उन सब वॉर्स के पीछे रीज़न चाहे वायलेंस हो, आक्रोश हो, रिप्रेशन हो यानी कि दमन हो, आतंकवाद हो, टेररिज्म हो, कुछ भी क्यों ना हो, पर इन सब के पीछे एक कॉमन टेंडेंसी थी एग्रेशन। ठीक है, रीज़न सबके अलग अलग हो सकते हैं उन सभी वॉर्स के होने के। ठीक है भाई, वॉर्स हुए तो लॉस तो होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग को लॉस होता है, इंसान की जान का सबसे बड़ा लॉस होता है उन वॉर्स की वजह से। और उन सभी वॉर्स के पीछे जो रीज़न होते हैं वो सब रीज़न अलग अलग होते हैं, पर टेंडेंसी एक कॉमन होती है। वो क्या थी? एग्रेशन। और हम सभी का जो व्यवहार है उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी में एग्रेशन पाया जाता है। मनुष्य के जो सोशल बिहेवियर है उसका जो एग्रेशन है एक अविभाज्य, ठीक है, क्या है वो? एक अविभाज्य अंग है। ठीक है, इंस्पिरेबल पार्ट है। एग्रेशन एक प्रकार का एक ऐसा बिहेवियर है जिसका पर्पस दूसरों को हार्म पहुंचाना होता है, हर्ट करना होता है, इंजर्ड करना होता है। और जब इसी एग्रेशन का जो एक्सप्रेशन है वेपन्स के सहारे होने लगे तो क्या होता है? ये वायलेंस का रूप धारण कर लेता है, डिस्ट्रक्शन का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो क्या हो जाता है? विनाशकारी हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आज हमारा पूरा जो संसार है वो इससे जूझ रहा है, क्योंकि एग्रेशन की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। इसका जीता जाता उदाहरण अभी हम कनाडा, यूक्रेन में देख सकते हैं। यूक्रेन में तो आप बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं कि वहाँ कितना लॉस हुआ है इंसान की जान को। ठीक है, उसको हम वापस नहीं ला सकते। कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, वापस फिर से बना सकते हैं, पर एक इंसान अगर चले गया तो उसको हम वापस नहीं ला सकते। अब बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजिस्ट ने क्या डेफिनेशंस दी, किस तरह इसको डिफाइन किया है। तो बैरन ने बोला था कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो पर्पसफुल होता है और उसका सीधा सा पर्पस ये होता है कि सामने वाले को इंजर्ट करना, हार्म पहुंचाना, डेंजर में ले आना, और जिससे सामने वाला इंसान बचने की कोशिश करता है। उसी तरीके से कपूर ने बोला था एग्रेसिव बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जो अपने टारगेट को, अपने गोल को क्या करता है? हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। मेयर्स ने बताया था कि एग्रेसिव बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें, ठीक है, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए व्यक्ति मोटिवेटेड रहता है। जब इंसान किसी को हार्म पहुंचाने के लिए मोटिवेटेड रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्रेसिव बिहेवियर है। अब इनके बेस पे हम क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि जो एग्रेशन है वो फिजिकल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। मतलब कि फिजिकल और वर्बल बिहेवियर है जिसका पर्पस किसी व्यक्ति को फिजिकली और वर्बली इंजर्ड करना है, हार्म पहुंचाना है, हर्ट करना है, उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करना है। तो हम इससे ये कह सकते हैं इन लास्ट कि एग्रेशन और वायलेंस एक दूसरे से क्या है? क्लोजली रिलेटेड हैं। और एग्रेसिव बिहेवियर पहले होगा और वायलेंट बिहेवियर बाद में होगा। बिना एग्रेसिव बिहेवियर के वायलेंट बिहेवियर नहीं हो सकता। वायलेंट बिहेवियर के होने के लिए, मतलब हिंसा के होने के लिए आक्रामकता ज़रूरी है। आक्रामकता नहीं हो रही है तो हिंसा भी नहीं होगी। और जितना ही तेज एग्रेसिव बिहेवियर होगा, जितना ही स्ट्रेंथफुल होगा, जितना ही पावरफुल होगा एग्रेसिव बिहेवियर, उतना ही पावरफुल हमारा वायलेंट बिहेवियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो डेफिनेशन से और अभी तक जितनी बात की है उससे समझ में आ गया होगा आपको
कि एग्रेसिव बिहेवियर जो है हार्मफुल होता है, मतलब सामने वाले को हम हार्म पहुंचाते हैं किसी ना किसी रूप में, इन फॉर्म ऑफ फिजिकल, इन फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल, किसी भी रूप में हम हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हम हार्म पहुंचाना चाहते हैं। ये इंटेंशनल होता है भाई। एग्रेशन हम जब शो कर रहे हैं सामने वाले पे, तो वो इंटेंशनल शो कर रहे होते हैं, ठीक है। कई बार हो सकता है अनइंटेंशनल हो जाता है दूसरे पे, पर मोस्टली ये इंटेंशनल होता है। एग्रेसिव बिहेवियर यूनिवर्सल है, मतलब कि पूरे संसार में हर जगह पाया जा रहा है। ह्यूमन बींग्स में भी पाया जाएगा, एनिमल्स में भी पाया जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में पाया जा रहा है, कहीं नहीं पाया जा रहा। संसार के जितनी भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर पाया जा रहा है, और धीमे धीमे ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। एग्रेसिव बिहेवियर में जो विक्टिम होता है वो खुद का बचाव जरूर करता है। एग्रेसिव बिहेवियर जो है एक्सप्लिसिट भी होता है, प्रकट भी होता है, अप्रकट भी होता है, डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। हम डायरेक्टली भी किसी को हार्म पहुंचा सकते हैं और इनडायरेक्टली किसी के थ्रू भी पहुंचा सकते हैं। एग्रेसिव बिहेवियर जो होता है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। भाई आप लोगों के एग्रेसिव बिहेवियर में और मेरे एग्रेसिव बिहेवियर में डिफरेंस होगा। इस तरीके से आपके और आपकी फैमिली मेम्बर्स के या आपके पेरेंट्स के एग्रेसिव बिहेवियर में डिफरेंसेस होगा, क्योंकि हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो फिजिकल एग्रेसिव बिहेवियर क्या है? उस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर जिसमें पर्सन फिजिकल फोर्स का यूज़ करके दूसरे को हार्म पहुंचाता है, मतलब कि हाथ पैरों का यूज़ कर रहा है, लात घूंसे चला रहा है, दांतों से काट रहा है, तो ये फिजिकल एग्रेसिव बिहेवियर है। वर्बल एग्रेसिव बिहेवियर मतलब कि अगर हम दूसरे की बुराई कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, निगेटिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, टीजिंग कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसको हम थ्रेटन कर रहे हैं, इमोशनली थ्रेटन कर रहे हैं, तो ये क्या है? वर्बल एग्रेसिव बिहेवियर है। इसके बाद कुछ और तरह के एग्रेसिव बिहेवियर होते हैं। डायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर, ये उस तरह का एग्रेसिव बिहेवियर है जिसमें जो टारगेट व्यक्ति होता है उसको हम डायरेक्टली एग्रेशन शो कर देते हैं, उसके प्रति हम डायरेक्टली एग्रेशन शो कर रहे हैं। हम डायरेक्टली उसे बोल दिया या डायरेक्टली हमने उसको जाके पीट पाट दिया भाई, ठीक है, या डायरेक्टली हमने उसको 4 बातें सुना दी, उसकी क्रिटिसिज्म कर दिया, तुम किसी लायक नहीं हो, ये वो हमने कुछ भी बोल दिया तो डायरेक्टली कर दिया अगर हमने टारगेट पर्सन को, तो ये डायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर। इनडायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर, हमने टारगेट पर्सन को इनडायरेक्टली अप्रोच किया, ठीक है। इनडायरेक्टली भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो क्लास में आना पसंद नहीं करते, पर ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं, ये तो मेरा एक वो है टोंट है, ठीक है, पर ये एग्रेसिव बिहेवियर नहीं। एग्रेसिव बिहेवियर अगर हम इनडायरेक्टली शो कर रहे हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं शो कर रहे हैं, हम किसी को इनडायरेक्टली पिटवा रहे हैं किसी के थ्रू, तो ये इनडायरेक्ट एग्रेसिव बिहेवियर है। अब बात करते हैं थ्योरीज़ की। तो जो सबसे पहली थ्योरी आती है बायोलॉजिकल थ्योरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत पुरानी भी थ्योरी है, बायोलॉजिस्ट ने दी थी। इन्होंने कहा था जो एग्रेसिव बिहेवियर है उसका जो रीज़न है, उसका जो कॉज है, वो पर्सन में होता है, एनिमल्स में होता है, ना कि पर्सन इन्वायरमेंट में या इन्वायरमेंट में आने के बाद लर्न करता है। मतलब कि इन्नेट है, पर्सन में एग्रेसिव बिहेवियर की टेंडेंसी पहले से होती है, ना कि वो इन्वायरमेंट में से सीखता है या सोसाइटी से सीखता है, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि आक्रामक व्यवहार जो है उसका जो कारण है वो जीव में स्वयं होता है, पहले से ही होता है। इस दिशा में बहुत सारे क्या हुए, एक्सपेरिमेंट हुए और चेक किया गया और पाया गया कि जो एग्रेशन है उसका डायरेक्ट लिंक होता है पर्सन के ब्रेन से। तो इसी में एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था किलो ने, उसने उन्हें बताया था कि अगर हम ह्यूमन बीइंग के एमिगडाला, जो ब्रेन में एक एमिगडाला एक पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एमिगडाला को अगर हम थेरेपी करके अलग कर दें, ठीक है, थेरेपी करके अगर हम अलग कर दें, काट दें उसको, तो फिर हम देखेंगे कि एग्रेशन और सेल्फ वायलेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि एग्रेशन और सेल्फ वायलेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, क्योंकि हमने ब्रेन से बस क्या किया है, एमिगडाला को काट के अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद मॉवरे ने ये भी बताया कि जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो जब भी ज़्यादा निकलेगा तब भी एग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होगा, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी और उसमें वायलेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इंस्टिंक्ट थ्योरी की। इंस्टिंक्ट थ्योरी क्या बताती हैं कि प्राचीन काल से, एंशिएंट समय से ही ह्यूमन में जो एग्रेशन है और वायलेंस है वो पाया जा रहा है। भाई प्राचीन काल में आप देखिए ना, इतना क्रोध आ जाता था, हाँ, इतना क्रोध आता था लोगों को, इतना एंगर आता था
ऋषि मुनियों को कि भैया वो भस्म कर देते थे लोगों को, भाई भस्म बनाते थे ना, इतना क्रोध कि आपने किसी की जान ले लिया, आपने किसी को भस्म कर दिया। तो एग्रेसिव जो टेंडेंसी है तब से पाई जा रही है। तो प्राचीन काल से ही जो ह्यूमन बीइंग है वो एग्रेशन और वायलेंस को एक्सप्रेस करता आ रहा है। और ये जो यूनिवर्सल बिहेवियर है 17th और 18th सेंचुरी से अपना जो ध्यान है वो फिलोसफर्स रहे हैं उनका जो ध्यान है अपनी तरफ ले जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया इसके बारे में, ये जो फिलोसफर्स हैं, कि जो एग्रेशन है वो एक एंसेस्ट्रल बिहेवियर है। तो इस पे बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, उन्होंने बताया भी कि जो इंस्टिंक्ट होती हैं, इंस्टिंक्ट एग्रेशन के लिए इंस्टिंक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि जो एग्रेशन है एक तरीके का एंसेस्ट्रल बिहेवियर है और ये लर्न नहीं है। ठीक है, मतलब कि ये इनेट है, इनहेरेंट है, इंस्टिंक्ट पाई जाती है इंसान के अंदर। ठीक है, ये लर्न नहीं, इसको सीख नहीं रहा है। और फ्रायड पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर को बेसिक इंस्टिंक्ट माना है। उनके अकॉर्डिंग इंसान में दो तरह की इंस्टिंक्ट होती हैं, एक तो इरोस यानी कि जिसको हम लाइफ इंस्टिंक्ट कहते हैं, और दूसरी थैनाटोस जिसको हम डेथ इंस्टिंक्ट कहते हैं। इरोस या लाइफ इंस्टिंक्ट जिसकी वजह से हम कंस्ट्रक्टिव वर्क करते हैं, मतलब कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने की वजह से आपकी लाइफ इंक्रीज हो जाए, या आपने शादी ब्याह कर लिया, ठीक है, और कोई भी भाई आपने एफिलिएशन किया, ठीक है, भाई समाज में रह रहे हो, दोस्ती यारी निभा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हो, अपनी ह्यूमन जो मानव जाति है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हो आगे। ठीक है, पर वहीं दूसरी ओर थैनाटोस यानी कि डेथ इंस्टिंक्ट क्या होगी, ऐसे काम जिसकी वजह से आपका जो जीवन है खतरे में पड़ जाए या दूसरों का जीवन है खतरे में पड़ जाए, डिस्ट्रक्टिव हो जाए, मतलब कि घृणा कर रहे हो आप किसी से, किसी को बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, किसी की जान लेने के बारे में सोच रहे हो, तो ये सब काम डेथ इंस्टिंक्ट का है। हमारे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो समझ लो डेथ इंस्टिंक्ट जो है वो हावी हो रखी है। पर हमारे मन में जब किसी की लाइफ को बचाने के लिए, किसी की लाइफ को अच्छा करने के लिए, बेटर करने के लिए ऐसे विचार आ रहे हैं, तो मतलब कि हमारी जो लाइफ इंस्टिंक्ट है वो डोमिनेट हो रखी है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही हैं। इन दोनों ही इंस्टिंक्ट का डायरेक्शन व्यक्ति की ओर भी हो सकता है, मतलब खुद के लिए भी हो सकता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए भी हो सकता है। जब हमारी डेथ इंस्टिंक्ट अधिक पावरफुल होती है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा वो पर्सन के खुद की ओर होगा। पर्सन खुद अपने आप को क्या करेगा, पनिश करेगा, मतलब कि पनिश कैसे कर सकता है, सुसाइड तक कर लेता है। जो ऐसे लोग सुसाइड कर ले रहे हैं आजकल, सेल्फ को हार्म कर लेते हैं, तो उनमें समझ लो जो डेथ इंस्टिंक्ट है, थैनाटोस है, वो बहुत हावी हो रखी है। इसी तरीके से जब इंसान अपने खुद के लिए जीना शुरू कर देता है तो लाइफ इंस्टिंक्ट क्या हो जाती है, डोमिनेट करने लगती हैं। ठीक है, तो ये सब जो था वो हमारी इंस्टिंक्ट थ्योरी बताती हैं। इथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन, ये भी सुन लीजिए। इथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्रेशन क्या कहता है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो एक तरीके का एडेप्टिव फंक्शन है। सॉरी बच्चों, हाँ, तो ये जो है थ्योरी वो बताती है कि जो अडेप्टिव फंक्शन है उसी की वजह से जो हमारी एनिमल स्पीसीज़ है वो बची रहती हैं। अगर हम एडेप्टेशन ना दिखाएं, भाई आप कॉलेज में आ रहे हो, आप कहोगे एसी ऑन कर दो, मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ले आओ, मैं थोड़ी देर में क्लास में आऊँगा, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। आपको वहाँ के सोशल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, मतलब कि अडेप्टेबिलिटी लानी पड़ती है कि भाई एक सेट फॉर्मेट है, किसी भी जगह पे जाके वहाँ पे काम करने का। अडेप्टिव नहीं होगे आप तो रह नहीं पाओगे। आपकी सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है, अनुकूलता, प्रतिकूलता नहीं, प्रतिकूलता से काम नहीं चलेगा। अनुकूल जितना आप हो जाओगे उतना ही अच्छे से आप क्या कर पाओगे, ज़िंदगी जी पाओगे। एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, अडेप्टेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को समझ के उसके अकॉर्डिंग आप उसको अडेप्ट कर लो, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो उन्होंने बताया, जो इथोलॉजिकल थ्योरीज थे, उन्होंने बताया कि एग्रेशन एक तरह की क्या है, एडेप्टिव ट्रेट है, एडेप्टिव फंक्शन है, और ये एनिमल्स में पाया जाता है। इसी वजह से जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये ट्रेट पाई जाती है, इंस्टिंक्ट पाई जाती हैं,
और वो क्या करते हैं, अपने आप को अडेप्टिव कर लेते हैं, जिसकी वजह से ही वो अपने एग्जिस्टेंस को सुरक्षित रख पाते हैं। जो जानवर, जो एनिमल्स ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो ज़िंदा नहीं रह पाते। पर जो झुक जाते हैं वो क्या करते हैं, बच जाते हैं। भाई वो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ते कि हम लड़ाई कर लेंगे, वो अपने आप को दूर हट जाते हैं और दूसरी जगह बदल लेते हैं और वहाँ जाके अपनी जाति को क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इथियोलॉजिकल थ्योरी एडेप्टिव फंक्शंस पे बेस्ड है। फिर हम बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी की, जो कि डोलार्ड, मिलर, मॉवरर, सियर्स ने दी थी। इसमें जो डोलार्ड थे उन्होंने मेन काम किया था। उनका विचार था कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो किसी ना किसी प्रकार की एग्रेसिव बिहेवियर को उत्पन्न कर देती हैं, डेवलप कर देती हैं। और इस थ्योरी को अगर हम एक्सेप्ट कर लें तो कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेशन की क्वांटिटी जितनी ही अधिक होगी, एग्रेसिव बिहेवियर भी उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर हो रहा है उतना ही ज़्यादा मतलब कि फ्रस्ट्रेशन भी रहा होगा। फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है तो एग्रेसिव बिहेवियर भी ज़्यादा हो रहा है। डेली रूटीन में देखो अगर, तो जो फ्रस्ट्रेशन में अक्सर हमें गुस्सा क्या आता है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है, भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, मुझसे बात मत करो, तो क्या है, गुस्सा आ रहा है ना। फ्रस्ट्रेशन होने से गुस्सा आ रहा है बेटा, फ्रस्ट्रेशन पहले होगी, जितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी एग्रेसिव बिहेवियर भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन से हमारा क्या मतलब है कि गोल को प्राप्त करने के लिए, रिसीव करने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेज से जुड़े हुए हैं। तो इस बेस पे 2 हाइपोथेसिस बनाई गई थी इन थ्योरिस्ट के द्वारा कि फ्रस्ट्रेशन ऑलवेज लीड्स टू सम फॉर्म ऑफ एग्रेशन, वो किसी ना किसी एग्रेशन को लीड करती है। फ्रस्ट्रेशन जो है हमेशा किसी ना किसी फॉर्म में एग्रेशन को लीड करती है। दूसरा, एग्रेशन इज ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, एग्रेशन रिजल्ट है फ्रस्ट्रेशन का, फ्रस्ट्रेशन होगी तो उसकी वजह से एग्रेशन भी होगा। तो जो पहली हाइपोथेसिस है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में फ्रस्ट्रेशन से क्या होगा, एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप नहीं होगा, बल्कि फ्रस्ट्रेशन के कारण एग्रेसिव बिहेवियर के अतिरिक्त उसमें फिक्सेशन हो सकता है, रिग्रेशन हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, ये सब भी पाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो दूसरा हाइपोथेसिस है वो कहता है कि एग्रेशन हमेशा फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट है। ये हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी ये थ्योरीज पे हाइपोथेसिस बनाई गई थी, जब इनको देखा गया चेक करके, तो बहुत ज़्यादा हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगी, जिसकी वजह से बताया गया क्यों सही प्रतीत नहीं होता। हमेशा एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट नहीं होता, इस हाइपोथेसिस में हमने कहा, क्योंकि एग्रेसिव बिहेवियर कई रीजंस की वजह से, कई कॉजेज़ की वजह से डेवलप हो सकता है, केवल फ्रस्ट्रेशन ही इसका रीज़न नहीं है। हमेशा एग्रेसिव बिहेवियर करने से पहले हम फ्रस्ट्रेट हो गए, ये नहीं हो सकता। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस थी रिजेक्ट हो गई थी, इसको ये बताया गया था। ठीक है, ये सेकेंड हाइपोथेसिस मैंने यहाँ पे लिख रखी है, इसको आप लोग देख सकते हो बच्चों। इंग्लिश मीडियम के बच्चे नोट्स पीपीटी से बना लेंगे बेटा। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं प्रॉपर नोट्स देती हूँ, वो हिंदी में लिख लेंगे, और ये सब प्रॉपरली आप लोग नोट्स लिखेंगे बेटा, और फिर वीडियो सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग जो थ्योरिस्ट थे वो ये मानते हैं कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है एक प्रकार का लर्नड बिहेवियर है, एक्वायर्ड बिहेवियर है, हमने एग्रेशन करना सीखा है। कोई भी व्यक्ति हो, जन्म से एग्रेसिव बिहेवियर सीख के पैदा नहीं होता, अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरिस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस थ्योरी के जो वो थे मेन जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे वो थे बैंडुरा, वॉल्टर, ठीक है, बर्कोविट्स, बश। ठीक है, इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, पर बैंडुरा जो थे समझ लो वो एकदम, इन्होंने अपना पूरा जीवन सोशल लर्निंग थ्योरीज पे दे दिया था। इनका विचार था, इनका थॉट था कि बच्चे कब, कैसे और किसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर करते हैं, ठीक है, या सोशल लर्निंग की प्रक्रिया में सीखते हैं। इस प्रकार का जो अधिकांश लर्निंग है, इस प्रकार की जो मोस्ट ऑफ द लर्निंग है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, पेरेंट्स पे, फैमिली के मेंबर्स पे, या पीयर ग्रुप में। ठीक है, पीयर ग्रुप के ऑब्जर्वेशंस पे। बच्चे कब, कैसे और किसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर करेंगे,
या सोशल लर्निंग प्रोसेस में सीखेंगे। ये सब किस पे डिपेंडेंट होगा? मोस्टली पेरेंट्स पे, फैमिली मेम्बर्स पे, पीयर ग्रुप पे, उन पीयर ग्रुप्स के या उन फैमिली मेम्बर्स के या पेरेंट्स के जो एग्रेसिव बिहेवियर किए जा रहे हैं उनके ऑब्जर्वेशंस पे। ठीक है, समझ रहे हो? बच्चे कब, कैसे और किसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर करेंगे, ये सब किससे वो सीख रहे हैं, किससे वो लर्निंग ले रहे हैं? फैमिली में जो एग्रेसिव बिहेवियर किया जा रहा है, भाई फैमिली वाले अगर उनके घर में जो मेड आ रही है उनके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, पीयर ग्रुप अगर किसी एक बच्चे को टारगेट बना के उसके प्रति एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है, ठीक है, या माता पिता किसी एक बच्चे के प्रति एग्रेसिव बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो बच्चा इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा और वो भी सेम उन्हीं लोगों के प्रति एग्रेसिव बिहेवियर शो करने लगेगा। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि प्रॉपरली क्या है, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और उसने बच्चे ने एक्वायर्ड किया है, देख के सीखा है। इस डायरेक्शन में बैंडुरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि नर्सरी स्कूल के बच्चों पर था। इसमें उन्होंने कुछ ग्रुप्स डिवाइड कर लिए थे और बच्चों को 3 प्रकार की फिल्में दिखाई थी। उसमें पहला जो ग्रुप था उसमें उन्होंने जो फिल्म बताई है, पहली जो कैटेगरी थी उसमें जो उन्होंने जो फिल्म दिखाई, उसमें जो रोल मॉडल व्यक्ति होता है वो जो एग्रेसिव बिहेवियर करता है तो उसके बाद उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। एग्रेसिव बिहेवियर किया, उसको भाई रिवॉर्ड दे दिया गया। तो दूसरी फिल्म दिखाई, उसमें जो मॉडल था जब वो एग्रेसिव बिहेवियर करता था तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ठीक है, पहले पे हमने रिवॉर्ड दिया, दूसरा एग्रेसिव बिहेवियर करोगे आप तो हम पनिशमेंट दे देंगे। तीसरी फिल्म में जब दिखाई गई तो उसमें जो रोल मॉडल था, रोल मॉडल व्यक्ति जो था, जो मेन कैरेक्टर था जो प्ले कर रहा था, जब वो एग्रेसिव बिहेवियर करता है तो उसे ना ही हमने रिवॉर्ड दिया और ना ही हमने उसे पनिशमेंट दिया। तो बैंडुरा ने जब अपना ये एक्सपेरिमेंट कर लिया तो वो इस निष्कर्ष पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि लर्निंग जो अधिगमकर्ता मॉडल है, जो मॉडल है बेसिकली हमारा जो मेन कैरेक्टर प्ले कर रहा है, अगर एग्रेसिव बिहेवियर के लिए उसे हम रिवॉर्ड देता हुआ दिखाते हैं तो ऐसे मॉडल के एग्रेसिव बिहेवियर को बच्चे जल्दी से इमिटेट कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं। अगर हम रिवॉर्ड देता हुआ दिखा रहे हैं कि भाई एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है तो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो बच्चे जल्दी से इसको ज़्यादा सीख रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और अपने बाद की स्टडीज़ में बैंडुरा ने ये भी देखा कि मॉडल व्यक्ति, ठीक है, जो मॉडल व्यक्ति हैं उसके एग्रेसिव बिहेवियर को बच्चे तभी सीखेंगे जब बार बार उसके रिपीट करने की संभावना होगी। अगर बार बार वो ये चीज़ कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो बच्चे भी क्वेरियस होकर उसको लर्निंग करके सीख लेंगे। तो बेसिकली एग्रेसिव बिहेवियर की जो लर्निंग है वो इससे जुड़ी होती है कि उसे पुरस्कार मिल रहा है या दंड मिल रहा है। तो बच्चों ये हमारा था एग्रेशन और इसकी थ्योरीज। तो होपफुली अब आप लोग को समझ में आया होगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए इस पर। थैंक यू सो मच।